नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमितेंद्र सिंह, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम। आज मैं बैंक के उद्भव, उनके कार्य और उसके विविध स्वरूपों की चर्चा करने इस अपने लेक्चर के अंतर्गत जा रहा हूँ। सबसे पहले बात होती है बैंक। बैंक शब्द का प्रयोग काफ़ी से समय से हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यह इटालियन भाषा के बैंकों से बना है। फ्रेंच भाषा में बैंक से ही अंग्रेजी भाषा में बैंक की उत्पत्ति हुई। मतलब इटालियन भाषा का जो बैंको BANCO, उसी का भ्रंश फ्रेंच भाषा में आगे चल के हुआ BANKE, और फिर आगे अंग्रेजी में उसका रूपांतरण BANK मतलब बैंक शब्द से हुआ। चूँकि इटली में प्राचीन समय में कुछ लोग एक बेंच पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य किया करते थे, और जब उनके किसी के कार्य में स्वाभाविक है बंद हो जाता था तो वो अपनी बेंच तोड़ दिया करते थे। अतः कालांतर में मुद्रा परिवर्तन और उसके बाद साख की व्यवस्था करने वाले संस्थाओं का ही स्वरूप आगे चलकर बैंक के रूप में वर्णित हुआ। बैंकों की सामान्य रूप में विवेचना अलग अलग रूपों में की गई है। पहली विवेचना बैंकों के कानूनी आधार पर की जाती है। इसके अनुसार इंग्लैंड में जो विनिमय बिल विधान 1882 पास हुआ था, उसके अंतर्गत बैंक के अंतर्गत बैंकिंग कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है, चाहे वह समामेलित हो अथवा नहीं समामेलित हो। भारतीय विनिमय संध्या विलेखा अधिनियम के अनुसार बैंकर के अंतर्गत बैंकिंग काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा डाकघर, बचत बैंक सम्मिलित होते हैं। ये हुई बैंकों की वैधानिक या कानूनी आधार पर विवेचना। अब दूसरी जो विवेचना की जाती है वो कार्यों के आधार पर की जाती है। सन 1949 भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट की धारा 5B के अनुसार बैंक अथवा बैंकिंग कंपनी वह है जो ऋण देने अथवा निवेश करने के लिए जनता से मुद्रा की जमा राशियां स्वीकार करते हैं तथा मांगे जाने पर अन्य प्रकार से उसको लौटा सकें, जैसे चेक ड्राफ्ट आदेश अथवा अन्य प्रकार से इसको निकाला जा सके। इसके अतिरिक्त जो तीसरी बैंकों की विवेचना की जाती है वो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अनुसार बैंकों की विवेचना की है, उसके स्वरूप को बताया है। अब बैंक को एक अगर सरल शब्दों में अगर हम व्यक्त करें तो बैंक वह है जो मुद्रा और साख का व्यवसाय करने वाली संस्था को बैंक कहा जाता है। अब बात आती है कि बैंकिंग कोई नया व्यवसाय नहीं है। प्राचीन काल से जैसे बैंक आज नहीं है, लेकिन इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। वो कार्य विभिन्न देशों में, जिनको हम महाजन, साहूकार, सोनार, सराफा कहते हैं, उनके द्वारा किए जाते थे। और दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, हर सभ्यताओं में इस चीज़ की हमें जानकारी मिलती रही। जैसे जैसे उन सभ्यताओं का अंत होता गया, स्वाभाविक है वो स्वरूप आगे बढ़ता गया। आधुनिक रूप में अगर हम कहें तो बैंकिंग सिस्टम का जो विकास हुआ वह 1148 में जिनेवा
एक बैंक की इटली में स्थापना की गई थी। फिर 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा स्थापित किया गया। लेकिन आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का जो हम मानते हैं विकास, वो 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। 1600 में बैंक ऑफ हॉलैंड की स्थापना बैंक ऑफ एम्स्टर्डम में हुई। सन 1619 में जर्मनी में बैंक ऑफ हैम्बर्ग, और सन 1694 में इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही बैंकों की जननी कहा जाता है। तमाम बैंकिंग के संदर्भ में कार्यों और सिद्धांतों को बैंक ऑफ इंग्लैंड के ही द्वारा बनाया गया और उसी को आगे चलते हुए बैंकों ने अपनाया। जो हम ये आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था देख रहे हैं, क्राउथर एक वित्तीय संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्री थे और वो कहते थे बैंकिंग के 3 पूर्वज, व्यापारी, महाजन तथा सुनार। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम से इनकी स्थापना की गई। और जो भारत में प्रेसिडेंसी थी उस समय ब्रिटिश काल में, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, जो नाम प्रेजेंट टाइम में परिवर्तित हो चुके हैं, इन तीनों प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। और 1921 में इन्हीं प्रेसिडेंसी बैंकों को इंपीरियल बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। अब बात आती है कि बैंकों के क्या कार्य हैं। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अगर कार्यों को हम देखें तो बैंक का सबसे प्रमुख कार्य है जमा स्वीकार करना। बैंक ये जो जमा स्वीकार करता है, ये विभिन्न खातों के माध्यम से स्वीकार करता है। अगर हम देखें तो जमा वो अपने 3 खातों के अंतर्गत लेता है। चालू खाता, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। दूसरा बचत खाता, जिसको हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। और तीसरा आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसके अतिरिक्त गृह बचत खाता या अनिश्चितकालीन जमा खाता, इस तरीके की भी बातें आती हैं। इनके माध्यम से भी बैंक जमा स्वीकार करते हैं। तो मतलब बैंकों का पहला प्रमुख कार्य है जमाओं को स्वीकार करना। दूसरा कार्य बैंक का जो है वो है ऋण देना। ऋण देने के कार्य को बैंक निम्न रूपों में करते हैं, जैसे अग्रिम धन के रूप में ऋण देना, नगद कैश क्रेडिट के रूप में ऋण देना, ओवरड्राफ्ट, जिसको हम अधिविकर्ष कहते हैं, उनके रूप में ऋण देना, या विभिन्न प्रकार के जो विनिमय बिल होते हैं उनको भुगतान के रूप में ऋण देना, डिस्काउंट ऑन बिल कहा जाता है, उनके रूप में बैंक ऋण देते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक का जो तीसरा मुख्य कार्य है वो अभिकर्ता संबंधी कार्य, जिसको हम संक्षेप में कहते हैं एजेंट के रूप में कार्य करना। मतलब ग्राहक जो बैंक के हैं उनके चेक, विनिमय पत्र, इनको स्वीकार करना, विभिन्न प्रकार के उनके चेकों को जमा करने पर उसके ग्राहकों को बैंक लाभांश, ब्याज, किराया, ऋण, कंपनियों की प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटी पेपर, इनके रूप में वो उनको विभिन्न प्रकार के उनके एजेंटों के कार्य करते हैं। चौथा जो बैंक का मुख्य कार्य है वह है विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना। सभी बैंक जरूरी नहीं कि इन कार्यों को कर रहे हों। तो विदेशी मतलब एक देश की दूसरी देश की मुद्रा किस प्रकार के एक्सचेंज होगी, इसका लेन देन भी बैंकों के द्वारा किया जाता है। अब आज के इस वर्तमान युग में बैंक का एक मुख्य कार्य है कि इलेक्ट्रॉनिक आधारित जो बैंकिंग व्यवस्था है
उसके रूप में कार्य को प्रदत्त करना, तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त ऋण देने के ही एक अतिरिक्त कार्य को बैंकों को कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन, साख के निर्माण का कार्य करना। ये तो हो गई बैंक के कार्यों की बात। बैंक इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इसकी विवेचना अगर की जानी है तो इसको निम्न शब्दों में हम कह सकते हैं। पहली चीज़ कि बैंक ही वह है जो बचत का संग्रह करते हैं और उनको बचतों को उत्पादन कार्यों में लगाते हैं। एक देश की जो मुद्रा व्यवस्था है उसमें लोच का निर्माण करते हैं, मुद्रा के प्रेषण में सहायक होते हैं, भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं, लोगों में बैंकिंग की आदतों का विकास करते हैं, धन के व्यवस्था को सुविधाजनक बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की ग्राहकों को सेवाओं प्रदान करते हैं, सरकार की सहायता करते हैं, व्यापार और उद्योग के लिए सहायक होते हैं। इसी कारण बैंकों के महत्व की लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात आती है कि बैंकों के विविध स्वरूप क्या है आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की। तो आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अगर इनके स्वरूपों की विवेचना की जाए तो फर्स्ट है वाणिज्यिक बैंक, या जिनको हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। दूसरे है औद्योगिक बैंक, जो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए स्थापित किए जाते हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उनको वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो बैंक स्थापित किए जाते हैं उनको औद्योगिक बैंक कहते हैं। जहां पर विदेशी विनिमय का लेन देन या इनके संदर्भ में जिन बैंकों की स्थापना की जाती है उनको विदेशी विनिमय बैंक कहते हैं। चौथा है कृषि कार्यों के लिए भी बैंक की स्थापना की जाती है, उनको कृषि बैंक कहते हैं। सामान्य रूप में जो बैंकिंग व्यवस्था हम देख रहे हैं, तमाम बैंक देखते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में कहा जाए, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये वाणिज्यिक बैंक है। औद्योगिक विकास बैंक ये इंडस्ट्रियल बैंक है। आयात एवं निर्यात एक्जिस्ट बैंक जो है वो विदेशी विनिमय बैंक के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अब चौथा जो बैंक का प्रकार आता है वो कृषि बैंक, जिसके अंतर्गत हम स्वाभाविक है नाबार्ड एक नाम सुनते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कृषि गतिविधियों के लिए इस बैंक का मुख्य कार्य है। डायरेक्ट तो ये स्वयं कृषि के लिए नहीं कुछ करता, लेकिन पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में जो स्थापित किए गए वो भी कृषि ही गतिविधियों से जुड़े हुए बैंक हैं। भूमि विकास बैंक ये भी कृषि बैंक के ही अंतर्गत आते हैं। और सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनको भी हम कृषि बैंकों के अंतर्गत ही देखते हैं। इसके अंतर्गत दुनिया में अगर आधुनिक बैंकिंग के स्वरूप को हम देखें तो बचत बैंक के रूप में कुछ बैंकों की स्थापना की जाती है। और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वह है केंद्रीय बैंक। हर देश की बैंकिंग गतिविधियों को देखने के लिए एक बैंक स्थापित किया जाता है जिसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है। जैसे भारत में उसकी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी। 1949 में बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब बात आती है कि जो बैंक हैं, और इसमें भी मैं बात करूंगा मुख्य जो वाणिज्यिक बैंक हैं, इनकी संगठन व्यवस्था किस रूप में होती है। तो इनकी संगठन व्यवस्था के संदर्भ में दो सिद्धांत या दो रूपों में विवेचना की जाती है। फर्स्ट है शाखा बैंकिंग, जिसको हम कहते हैं ब्रांच बैंकिंग। एक बैंक स्थापित होता है और तमाम उसकी शाखाएं, मुख्य बैंक रहता है और उसकी शाखाएं देश के विभिन्न भूभागों में कार्य करती रहती हैं। दूसरी है इकाई बैंकिंग। केवल एक ही बैंक है और उसी मुख्य कार्यालय होता है तथा कुछ सीमित क्षेत्रों में वह कार्य करता है।
शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग के रूप में बैंकों के द्वारा कार्य किया जाता है। अब शाखा बैंकिंग की अगर बात की जाए तो शाखा बैंकिंग के जो लाभ है वह है कि बहुत बड़े हिस्से में इसके द्वारा कार्य को संपादन किया जाता है। नगद कोष की बचत होती है, क्योंकि जिस शाखा पे स्वाभाविक नगद कोष की आवश्यकता है वहाँ पर दे दिया जाता है और दूसरी शाखा पे सस्ती और सुगम मुद्रा का प्रेषण किया जाता है। व्यावसायिक जोखिम तथा भौतिक व्यवस्था का वितरण किया जा सकता है। कुछ शाखाएं हो सकता है लाभ में चल रही हो, कुछ हानि में। अंतोगत्वा स्थिति है कि कोई चीज़ें इन चीज़ों को आपस में समायोजन किया जा सकता है। कर्मचारियों का अच्छे से प्रशिक्षण किया जा सकता है, संसाधनों का कुशल उपयोग किया जा सकता है और बैंकिंग सेवाओं में नवीन विस्तार को लाया जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं शाखा व्यवस्था की। पहली है प्रबंधन, निरीक्षण और नियंत्रण में कठिनाई होती है, क्योंकि बड़ा सिस्टम है। दूसरा है एकाधिकार को प्रोत्साहन कर सकता है। व्ययपूर्ण व्यवस्था है। छोटे लोगों, छोटे व्यक्तियों, व्यापारियों इनकी उपेक्षा हो सकती है। प्रतियोगिता का विकास नहीं हो सकता। तमाम शाखाएं स्वाभाविक है दुर्बल रह सकती हैं। लोच का अभाव पाया जा सकता है। और अगली चीज़ कहा जाता है पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना या वहाँ पर विकास में कठिनाइयाँ होती हैं। इस स्थान पर इकाई बैंकिंग को देखा जाता है। इकाई बैंकिंग जैसे हमने कहा केवल एक ही बैंक होता है और उसके द्वारा कुछ सीमित क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य किया जाता है। स्वाभाविक है इसके अपने जो मेरिट्स या गुण है वो है। निरीक्षण, नियंत्रण आसानी सरलता से किया जा सकता है। स्थानीय आवश्यकताओं के पर आधारित होती है। अकुशल बैंकिंग व्यवस्था की समाप्ति होती है। एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। व्यवसाय का पहल किया जा सकता है। मुक्त उद्यम के सिद्धांत पर आधारित होती है। लेकिन इसके भी अपने कुछ कमियां हैं। जैसे कहा जाए कि एक सीमित स्कोप होता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है। बैंकिंग के विविध कार्यों को नहीं अपनाया जा सकता। ब्याज दरों में कहा जाएगा एक समानता नहीं रहेगी और अनेक प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं को अपनाने में कठिनाई होती है। अब शाखा और इकाई बैंकिंग में अगर दोनों स्थितियों में देखा जाए तो सामान्य रूप में स्थितियां जो निकल के आती हैं कि कुछ विशेष आवश्यकताओं के लिए तो शाखा बैंकिंग, इकाई बैंकिंग उपयुक्त हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप में बैंकिंग व्यवस्था के लिए जो शाखा बैंकिंग सिस्टम है वो ज़्यादा अधिक उपयुक्त है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एक श्रेष्ठ बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। बैंक सुदृढ़ हो, पर्याप्त पूंजी की स्थितियां हो, लाभदायिता पर आधारित हो, आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल हो, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण करता हो, शाखा के विस्तार और इनकी पर्याप्त स्थितियां होनी चाहिए, समाशोधन, धन के हस्तांतरण, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रबंधन की विशेषताओं का पाया जाना चाहिए। किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास की जो बात की जाती है उसमें कहा जाता है बैंकिंग सिस्टम का अपना बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना बैंकिंग सिस्टम के किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बैंक ही वह हैं जो बचत की सुविधा प्रदान करते हैं, शाखा का निर्माण करते हैं, शाखाओं के विस्तार के द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाता है, उत्पादक और उद्यमकर्ता को बैंकिंग व्यवस्थाओं से जोड़ते हैं, मौद्रिक नीति को प्रभावी बनाते हैं, आर्थिक नियोजन की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करते हैं और सरकार को अनेक प्रकार से वित्तीय नीतियों में सहायता प्रदान करते हैं। तो आप लोगों ने इस लेक्चर के अंतर्गत ये जाना कि बैंक का कैसे उद्भव हुआ, बैंक के क्या मुख्य किस स्वरूप क्या हैं, उनके मुख्य कार्य क्या हैं। फिर बात आई वाणिज्यिक बैंक की, तो वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत किस रूप में उनका स्वरूप होता है, जैसे इकाई बैंकिंग या ब्रांच बैंकिंग, संगठन का स्वरूप और इनकी अपने क्या लाभ और क्या हानि है। धन्यवाद।